नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू मिशन केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाती है इजी विथ डेजी। तो आज 9th क्लास की सीरीज में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं मैटर की खोज से। तो अराउंड 500 बीसी में मैटर की ऑलमोस्ट खोज हो चुकी थी। ये पता चल चुका था कि जो मैटर है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से बनता है। तो इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए सबसे पहले आए एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने क्या एक पोस्टुलेट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मैटर को अगर डिवाइड करते जाएंगे आगे 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 बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें कि वो पार्टिकल आगे डिवाइड होना बंद हो जाएंगे। तो उस पार्टिकल को जो आगे डिवाइड नहीं होता उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। फिर दूसरे एक इंडियन फिलोसोफर आए जिनका नाम था पकुड़ा कात्यामा। वो भी एक इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या बताया कि ये जो परमाणु है ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस जो परमाणु है या फिर जो छोटे पार्टिकल्स हैं दे डोंट एग्जिस्ट इन अ सिंगल फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म। ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सारी स्टडीज चल रही थी। इसके बाद फिर एक ग्रीक फिलोसोफर आते हैं डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने भी महर्षि कन्नड़ की जो स्टोरी है उसी का फॉलोअप दिया और बोला कि इफ द मैटर इज continuing to be divided into smallest particles, a stage comes beyond that the particle is indivisible, means the particle cannot be further divided or further cut. So that particle, smallest particle that cannot be further divided is called the atom. उन्होंने भी यही थ्योरी दी। बट अब तक ये जो भी उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए दीज वर ओनली बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टडीज। इसके ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट डन नहीं हुआ था। दीज वर ऑल पोस्टुलेट्स। तो ऐसे ही जब मैटर के बारे में या एटम के बारे में बातें आगे रिसर्च होती रही तो 18th सेंचुरी तक आते आते जो एटम था और जो मैटर की स्टडी थी बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका था रिसर्चर्स के लिए। इसके ऊपर रिसर्च होने लगी कि पकुड़ा कात्यामा ने बोला कि एटम्स कंबाइंड स्टेट में रहते हैं और ये फर्दर डिवाइड नहीं होते। तो इसको आगे कंटिन्यू करते 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 फिर आए साइंटिस्ट लेवोजियर एंड फ्रॉस्ट। लेवोजियर एंड फ्रॉस्ट ने क्या दिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब अल्टीमेटली दे गेव द फाउंडेशन टू द केमिकल साइंसेस। यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर एटम्स कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं तो वो कैसे कंबाइन करते हैं और आफ्टर कॉम्बिनेशन उनके मास और उनकी स्टेट में क्या चेंज आता है। तो दे पुट फोर्थ द टू मेजर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां से स्टार्ट होती है इंटरेस्टिंग साइंस और हमारा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। ये दोनों ही लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन आती है। तो यहां से शुरू हुआ एटम की स्टडी। इन लॉज को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शंस। कि जब भी एटम्स मिलके केमिकल रिएक्शंस करते हैं या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो मास है, टोटल मास है, वो हमेशा सेम रहेगा। इट विल बी कांस्टेंट। ना तो ये बढ़ेगा ना तो घटेगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ एग्जांपल की हेल्प से जानते हैं। जैसे कि वाटर जब बनता है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल। अब अगर देखें इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स लगे हैं? 4 एटम्स लगे हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 4 × 1 = 4 ग्राम्स प्लस
ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 16 इंटू 2 क्या बना? 32। तो टोटल मास कितना हुआ? 36 ग्राम्स। अब अगर वाटर का देखें तो वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2। कितने हैं? 2 और 4। 4, क्योंकि अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कितना होता है? 4 प्लस ऑक्सीजन के कितने हुए? 2, यानी कि 32, दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। तो अब आपने क्या देखा कि रिएक्शन के पहले एंड रिएक्शन के बाद जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा। तो दैट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट स्टेट्स दैट mass of a chemical reaction can neither be created nor be destroyed। तो अब बात करते हैं सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहता है? जैसे कि हमने पिछले लॉ में पढ़ा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास तो सेम रहेगा, बट अब दूसरा लॉ क्या कहता है कि इसमें जो एटम्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास रहेंगे। मींस एटम, कोई भी एटम है, चाहे वो एक एटम है चाहे 2 एटम है, जो आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उनमें जो एटम्स का रेशो रहेगा दैट विल बी फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है? जैसे कि हम पिछले एग्जांपल में देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 ग्राम एंड ऑक्सीजन के 32 ग्राम, अगर हम इनकी रेशो ले लें तो ये रेशो क्या होगी? 1:8। तो ये रेशो हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे हम पानी अपने घर से लें, चाहे हम वाटर कहाँ से लें? यूरोप से लें, चाहे हम वाटर लें किसी नाले का पानी लें, चाहे समंदर का पानी लें, तो इनमें जो एटम्स की रेशो रहेगी वो कितनी रहेगी? फिक्स्ड, दैट इज 1:8। सिमिलरली फॉर अमोनिया, अमोनिया का आप निकाल के देखेंगे क्या रेशो होता है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये था लॉज ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। इसके बाद क्या आता है? ये स्टडीज होती गई, चलती गई कि कैसे लॉज, कैसे एटम आगे केमिकल कॉम्बिनेशन में अपनी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इसके बाद इन लॉज को कंबाइन करके एक नेक्स्ट ब्रिटिश साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। सुना भी होगा आपने। जॉन डाल्टन ने जो पुरानी सारी 500 BC से रिसर्च चलती आ रही थी उन सबको कंबाइन करके एक थ्योरी बना दी। थ्योरी क्या होती है? सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले होती है थिंकिंग के बाद बनते हैं हाइपोथेसिस, विचार, कि जिनके ऊपर रिसर्च की जा सके। फिर उन हाइपोथेसिस को वैलिडेट करके क्या बनती है? थ्योरी बनती है। थ्योरी वो होती है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके और जिसको एक्सेप्ट किया जा सके एंड उसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जा सके। तो जॉन डाल्टन ने पिछले सारे जो पोस्टुलेट्स थे उनको कंबाइन कर दिया एंड इंक्लूडिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, प्लस उसने कुछ अपनी नॉलेज भी शेयर की और उसने एक थ्योरी बना दी जिसका नाम है डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आगे पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स या फिर मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, तो बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो किसने दी थी? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जे डाल्टन या फिर जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने जैसे कि मैंने बताया कि डाल्टन ने पुरानी सारी रिसर्चेस को कंबाइन कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो मैटर है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है एंड जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं दोज आर इंडिविजिबल मतलब दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड दोज इंडिविजिबल पार्टिकल्स वर नेम्ड एज एटम्स। तो पहला पॉइंट उसने दिया कि एटम्स क्या होते हैं? एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते एंड ये सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक मैटर बनाते हैं। मैटर
सेम भी हो सकता है, एट सेम टाइप ऑफ एटम्स भी कंसिस्ट कर सकता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जॉन डाल्टन ने एटम्स को एक्सप्लेन कर दिया कि एटम्स क्या होते हैं। दूसरा होता है कि ये जो एटम्स हैं ये सेम एलिमेंट के एटम्स सेम रहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट रहेंगे। एग्जाम्पल कि जैसे हम बोले कि ऑक्सीजन है, हवा में बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन के घूम रहे हैं, ये O2, इसमें कितने भी मॉलिक्यूल्स हवा में ऑक्सीजन के घूम रहे हैं, इसमें सेम, क्योंकि ऑक्सीजन है तो इसमें जो एटम रहेंगे वो सेम टाइप के रहेंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके एटम्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और ये सारे एलिमेंट्स मिलके, सारे एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, मैटर। तो अब बोला जाए तो ये स्टेटमेंट दी जा सकती है कि कोई भी मैटर है, कोई भी चीज दैट वी आर सीइंग एट दिस वेरी मोमेंट, जो हम देखते हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। लाइक मी, ह्यूमन भी एटम से बना होता है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलके फर्दर केमिकल रिएक्शंस, जो बोर्ड है, चेयर है, फैन है, एनीथिंग, कोई भी चीज है जो किससे बनी होगी, एटम से बनी होगी, नंबर 1। सेकेंडली, सेम टाइप ऑफ elements have same atoms and different type of elements have different atoms। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एटम्स हैं ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत ही कम एटम्स हैं जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये किसने बताया था, ये बताया था किसने, कात्यामा, इंडियन फिलोसोफर। तो जॉन डाल्टन ने बस इसको आगे एक्सप्लेन कर दिया कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, बहुत ही कम एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि इंडिविजुअल फॉर्म में रहते हैं। तो जब ये कंबाइन करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट, अब एटम्स रहते तो कंबाइंड फॉर्म में है, जैसे कि हमने वाटर की एग्जांपल दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, अब आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पहला क्या था कि जो मास है वो कंजर्व्ड रहता है, मींस, और दूसरा क्या था कि जो एलिमेंट एटम्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं। फोर्थ पॉइंट आएगा कि एटम्स कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो रेशो है फिक्स तो है बट इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इट विल नेवर बी इन द फ्रैक्शन लाइक 1.5 2.5। कभी ऐसे सुना है कि बोला गया हो कि 2.5 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या 2.5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? नो। तो जो फिक्स्ड रेशो है, जो एटम्स का नंबर है, दैट विल बी अ होल नंबर फिक्स्ड रेशो। तो ये थे मेजर पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये थे मेजर पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब आपकी अगर बुक में देखें तो उन्होंने लाइंस बना के 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब या तो आप उनको रट्टा मारोगे तो आपको लाइंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दिमाग से गो एंड गोन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी आंसर डेवलप करना है, और याद रहे ये डाल्टन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई करो। अब जैसे आपने मेरे से पढ़ा तो आप अपना आंसर खुद डेवलप करो कि 5 सेंटेंस कैसे बनाने हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स। तो उसके लिए आपको जस्ट वीडियो सुनना है, माइंड में रखना है कि 5 पॉइंट बोले कौन से हैं, एंड देन उन पॉइंट्स को अपने आप सेंटेंसेस की फॉर्म में बनाना है ताकि आपको अपना 5 नंबर का क्वेश्चन रटना ही ना पड़े। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये याद करने पॉइंट्स बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो आइए मूव करते हैं हमारी डाल्टन थ्योरी की कॉन्सेप्ट मेमोराइजेशन की तरफ। हाँ,
तो हम कैसे कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करेंगे? हमेशा कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको छोटे भाग में डिवाइड कर लो, उसकी वो चीज याद रखो जो इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बेसिस पे सेंटेंस खुद बनाओ। जैसे कि डाल्टन थ्योरी के मैंने 5 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या था कि जो मैटर है वो किससे बना होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जो कि क्या होते हैं? इंडिविजिबल होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एटम्स। तो पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? एटम्स क्या होते हैं, तो याद रखेंगे एटम्स। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि ये जो एटम्स हैं ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रखते हैं, या फिर ये इंडिविजुअल नहीं रहते हैं, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये किसी ना किसी के साथ मिलके रहेंगे, और मिलके रहेंगे तो अगर सेम ही एलिमेंट है तो उसके एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके क्या होंगे? एटम्स डिफरेंट होंगे। तो अल्टीमेटली सारे को कंबाइन करके क्या लिखेंगे? एटम्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और प्लस क्या होता? सेम फॉर सेम एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, या फिर इसको तीसरा पॉइंट भी बना सकते हैं। अब अगर इसको दूसरा पॉइंट बना लिया, इसको तीसरा बना लिया, ये हुआ पहला। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि अब एटम्स क्या हो गए? कंबाइन तो हो गए, बट ये जो कंबाइन होंगे ये क्या होंगे? कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? फिक्स प्रोपोर्शंस, बट फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। एंड लास्ट में फिर क्या आता है हमारा? फिफ्थ पॉइंट। वो क्या था कि अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं तो इनकी जो रेशो रहेगी दैट विल बी होल नंबर। सिंपल। तो अब क्या है? ये हो गई हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब कोई भी 1-1.5 पेज का क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कर दिया डब्बे में बंद, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। अब जब भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आएगी तो इसमें हमने क्या करना है? ये पॉइंट्स एज इट इज याद करने हैं ताकि पूरा सेंटेंस हम खुद बना सके। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन ने क्या किया? एटम के बारे में कुछ आइडियाज दे दिए। उसके बाद एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी आ गए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने बताया कि मास जो है क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होती हैं। फिर डाल्टन ने उन सारी चीजों को प्रूव करते हुए या फिर एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी बना दी। अब इसके बाद पॉइंट उठाया गया कि अगर एटम्स इकट्ठे नहीं रह सकते, कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो फिर वो कंबाइन करके बनाते क्या हैं? ठीक है, तो इसके बारे में आगे जानते हैं कि क्या होता है जब एटम्स कंबाइन होते हैं, और एक आधी एग्जांपल इन पॉइंट्स के ऊपर भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो एटम्स के बारे में डाल्टन ने बता दिया। अब बात करेंगे कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, और फिर अगर एटम इंडिविजुअल नहीं रह सकते तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट उसके पहले देखेंगे, पढ़ तो लिया, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि हाइड्रोजन को H कहते हैं, अगर मैं कहीं और जाऊंगी, और देश में जाऊंगी, तो वहां पे अमेरिका में हाइड्रोजन को क्या बोलते होंगे? तो एटम्स की जो नेमिंग है इनको अप्रूव करती है एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कोई भी एटम से लेके मॉलिक्यूल से लेके बड़ी बड़ी रिएक्शंस में जो कंपाउंड्स को या केमिकल रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को नेम दिए जाते हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है? उनके नेम्स को अप्रूवल देती है। नेम्स को, यूनिट्स को जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव नहीं करती तब तक क्या होता है? वो नेम्स वेरी करते रहते हैं। बट अगर वेरी करते रहेंगे तो क्या होगा?
उस इंडिविजुअल एटम की आइडेंटिटी अलग अलग हो जाएगी, जबकि आइडेंटिटी तो सेम है। हमने क्या पढ़ा डेल्टा नेट थ्योरी में कि जो एक ही एटम है उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी और हर एलिमेंट सेम एलिमेंट के एटम सेम रहेंगे। तो इसके लिए साइंस को यूनिवर्सल बनाने के लिए कि हर जगह पे एक ही नाम से पहचाना जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब इनके जो नेम्स दिए गए वो दिए गए इनके नेम के फर्स्ट 2 अल्फाबेट से। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल है H एंड ऑक्सीजन का सिंबल है O। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है Al। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg। अब कहीं भी जाएंगे, कहीं से भी आप पीरियोडिक टेबल खरीदेंगे तो एल्यूमिनियम आपको Al ही दिखेगा, मैग्नीशियम आपको Mg ही दिखेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम डेजी है, डेजी इज नॉट अ यूनिवर्सल नेम, मेरी जैसी पता नहीं कितनी ही डेजीज होंगी, राइट। तो मैं एक बहुत ही यूनिवर्सल चीज नहीं हूं, आई एम नॉट यूनिक। हर इंडिविजुअल यूनिक होता है बट मेरा नेम यूनिक नहीं है। बट ये साइंटिफिक नेम्स हैं, इनके सिंबल्स यूनिवर्सल एंड यूनिक होने बहुत जरूरी हैं। तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई उसकी प्रॉपर्टीज को लेके या उसकी रिएक्शंस को लेके कोई कंफ्यूजन ना हो, रिसर्च में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये IUPAC यूनियन जो है ये फाउंड हुई, जिसने क्या किया, साइंस को यूनिवर्सल बनाया, हम बोल सकते हैं। कुछ एटम्स हैं, मोस्टली जो एटम्स है पीरियोडिक टेबल में, उनके जो नेम्स हैं या फिर मैं बोलूं सिंबल्स हैं, तो उनके नेम्स का फर्स्ट 2 लेटर्स हैं। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके नेम्स लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे कि आयरन का जो इन्होंने सिंबल दिया है पीरियोडिक टेबल में वो है Fe, जिसको बोलते हैं फेरेट। ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। सिमिलरली सोडियम। तो ये जो सिंबल्स हैं इसके पीछे कोई मैं अभी इस टाइम पे आपको ट्रिक नहीं बता सकती। इन सिंबल्स को आपको ऐसे ही दिमाग में रखना होगा कि हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन का मतलब H, O लिखा है तो ऑक्सीजन, Al लिखा है तो एल्यूमिनियम, Mg लिखा है तो मैग्नीशियम। तो अब बात करते हैं, सिंबल्स तो हो गए, अब बात करते हैं एटम के मास के बारे में। तो जैसे मैंने क्या बोला कि इनके सिंबल्स को IUPAC ने क्या किया है, रिप्रेजेंट करने के लिए इनके नेम्स का फर्स्ट अल्फाबेट या सेकंड अल्फाबेट दे दिया। अब ऐसे ही एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिवर्सल यूनिट बनाया गया जिसका नाम है एटॉमिक यूनिट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AMU। और इसकी वैल्यू क्या बताई गई, इसकी वैल्यू है कि एक एटम का मास इज 1/12 ऑफ द कार्बन आइसोटॉप। तो कोई भी एटम है जिसका मास देखना है या फिर मास को रिप्रेजेंट करने की यूनिट क्या है, AMU। अब आपको इससे बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है कि 1/12 पार्ट कैसे निकालेंगे। तो आप सिंपली याद रखो कि कोई भी एटम है उसका अगर मास जितना है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, AMU लगा देंगे। बस आम खाओ, अभी के लिए गुठलियां मैं गिनूंगी। तो जैसे हम बोले हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो इसको लिख देंगे 1 यूनिट। कार्बन का मास कितना है 12, तो इसको क्या लिख देंगे 12 AMU। और हाइड्रोजन को भी क्या लिखेंगे AMU। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो क्या लिखेंगे 16 AMU। मोस्टली तो जो एटॉमिक मास होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका ऑलमोस्ट डबल होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक मास किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, AMU। एंड ये जो एटॉमिक मास यूनिट है एंड एटम के सिंबल्स हैं, ये कौन सी संस्था ने बताया है, IUPAC।
तो आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे या आप 10th में 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आएगी, तो उसमें आपको हर केमिकल कंपाउंड का और आईयूपैक नेमिंग पूछा जाएगा। आपको फर्दर आगे बनाना भी सिखाएंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे साथ बने रहिए, ताकि हम आगे बहुत अच्छे से केमिस्ट्री सीख पाए और केमिस्ट्री बन जाए हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। तो आगे मूव करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए अब देखेंगे कि एटम्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिविजुअली तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम्स अगर कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो एटम्स सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, एटम एक या एक से ज्यादा एटम मिलके कंपाउंड्स जो बनते हैं या फिर जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उस फॉर्म को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मॉलिक्यूल्स। तो कंटिन्यू करते हैं, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स।